वेलकम टू टीटी प्रिपरेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि के बारे में। तो इस विधि की उत्पत्ति जो है 19वीं सदी में हुई थी। इस विधि की उत्पत्ति कब हुई थी? 19वीं सदी में। ठीक है, तो सबसे पहले पामेर एवं फ्रिज ने इस विधि से अंग्रेजी भाषा का सफल परीक्षण किया। कौन थे? एक तो थे पामेर और एक थे फ्रिज। ये जो दो लोग थे, इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी भाषा का इसमें सफल परीक्षण किया, अतः उन्हें इस विधि का जनक भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। और इसके जो जनक है वे कौन है? पामेर एवं फ्रिज। ठीक है, भारत में अत्यंत विरोध के बाद सन 1908 में इस विधि का आगमन 3 महानगरी में हुआ। ठीक है, भारत में जो है विरोध हुआ और विरोध के बाद में फिर ये जो विधि है ये 3 महानगरी में आई। तो वे कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आई थी कोलकाता में, बाद में आई थी मुंबई में और चेन्नई में। ये जो 3 महानगरियां हैं इनमें आई थी। ठीक है, सन 1920 में मुंबई के एजिप्टस्टोन हाई स्कूल के प्रोफेसर B.P. बोकिल ने संस्कृत भाषा में शिक्षण के लिए इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है, कब किया था? सन 1920 में। ठीक है, और किसने? प्रोफेसर B.P. बोकिल ने, और संस्कृत भाषा के लिए इसका सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है, अब अतः संस्कृत में इस विधि का जनक इन्हें माना जाता है। तो संस्कृत में इस विधि का जनक किसे माना जाता है? तो प्रोफेसर B.P. बोकल को। ठीक है, प्रोफेसर B.P. बोकल ने अपनी पुस्तक ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत में इस विधि का वितरण दिया है। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी, कौन सी थी? ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत। इन्होंने इस विधि में इसका विवरण जो है वो दिया है। ठीक है, इस विधि के विशेषज्ञों का मानना है कि जिस प्रकार बालक अपनी मातृभाषा को सुनकर बोलना सीख जाता है, उसी प्रकार नवीन भाषा को सुनकर भी बोलना सीख जाएगा। ठीक है, इसमें इनका क्या मानना था कि जिस प्रकार बालक अपनी मातृभाषा को सुनकर बोलना सीख जाता है, जैसे नॉर्मली बोलचाल में जो हमारी भाषा रहती है तो बच्चे जन्म से ही उनको सुनते हैं तो वो उसे बोलना सीख जाते हैं, उसी प्रकार नवीन भाषा को भी सुनकर बोलना सीख जाएगा। ठीक है, इस विधि को सिखाने के लिए अध्यापक सीधे उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो भाषा उन्हें विद्यार्थियों को सिखानी होती है, अतः इसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो इस विधि में क्या है कि इस विधि को सिखाने के लिए अध्यापक सीधे उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो अध्यापक रहते हैं उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो उन्हें विद्यार्थियों को सिखानी रहती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ठीक है, अध्यापक कक्षा में आते हैं और सीधे नवीन भाषा के छोटे छोटे पदों को बोलते हैं। ठीक है, जिन पदों को वह बोलते हैं उन्हें सहायक सामग्री के माध्यम से स्पष्ट करने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, अध्यापक जो आते हैं तो जिन पदों को वो बोलते हैं उन्हें किसी सहायक सामग्री से स्पष्ट करने का भी प्रयास करते हैं, अर्थात इस विधि में सहायक सामग्री का भी प्रयोग अनिवार्य है। ठीक है, जैसे कमल को दिखाते हुए दिस इज ए पेन, कलम को दिखाते हुए बोलते हैं कि दिस इज ए पेन। ठीक है, जिन पदों को वह सहायक सामग्री के माध्यम से स्पष्ट नहीं कर पाते उन्हें हाव भाव एवं नाटकीय अभिनय करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जिससे विद्यार्थी की रुचि बढ़ जाती है। जिनको वो किसी सामग्री से स्पष्ट नहीं कर पाते उन्हें हाव भाव से या नाटकीय अभिनय से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, और जिससे क्या है कि जो विद्यार्थी रहते हैं उनकी रुचि बढ़ जाती है। जब अध्यापक सभी पदों को बोल लेते हैं तो विद्यार्थियों को भी सीधे नवीन भाषा के उन्हीं पदों को बोलने का आदेश
देते हैं। ठीक है, पहले अध्यापक बोलेंगे, बाद में उन्हीं पदों को विद्यार्थी को बोलने के लिए कहते हैं। अतः इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। ठीक है, ये जो विधि है इसमें आप मातृभाषा का यूज़ नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। विद्यार्थी शुद्ध अशुद्ध जैसे भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, किंतु उन्हें बोलना उन्हीं नवीन भाषा ही है। ठीक है, अर्थात इस विधि व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, जब विद्यार्थी सीख रहे होते हैं तो वो शुद्ध अशुद्ध जैसे भी बोलते हैं, जैसे भी बोलें, पर उन्हें बोलना वही नवीन भाषा के शब्द ही हैं। ठीक है, इस व्याकरण में ये जो विधि है इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः विद्यार्थियों को मनोबल बढ़ जाता है और वह शुद्ध अशुद्ध बोलते बोलते नवीन भाषा को शुद्ध रूप में बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि विद्यार्थियों का जो है मनोबल बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे शुद्ध अशुद्ध कुछ गलतियाँ बोलते बोलते धीरे धीरे बोलते बोलते वो भाषा का शुद्ध रूप जो है बोलना सीख जाते हैं। यह नवीन भाषा सिखाने की सबसे सरल विधि है, अतः इसे सुगम पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, यह जो विधि है यह किसी भी नवीन भाषा को, नई भाषा को सिखाने की सबसे सरल विधि है। ठीक है, ये सबसे सरल विधि है और इसलिए इसे क्या कहते हैं, सुगम पद्धति भी कहते हैं। इस विधि से बालक बिना व्याकरण संबंधी बाधा के नवीन भाषा सफलता से सीख जाता है। ठीक है, बिना व्याकरण संबंधी बाधा के, ठीक है, नवीन भाषा सरलता से सीख जाता है, अतः इसे निर्बाध्य पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, इस विधि से विद्यार्थियों को पहले सुनाया जाता है, फिर बोलना सिखाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, पहले तो सुनना और फिर बाद में बोलना। ठीक है, जब विद्यार्थी सुनना बोलना सीख जाते हैं फिर उन्हें नवीन भाषा को पढ़ना एवं लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना, अर्थात भाषाई कौशल का विकास प्राकृतिक रूप से होता है, अतः इसे प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक विधि। ठीक है, इस विधि में विद्यार्थी सीधे अध्यापक के समान भाषा का ही प्रयोग करते हैं, अतः इसे संभाषण विधि भी कहते हैं। संभाषण विधि भी इस विधि को बोला जाता है। वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में इस विधि के आधार पर ही शिक्षण कार्य किया जा रहा है। जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, उनमें जो है इसी विधि के आधार पर शिक्षण कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके जो है कुछ गुण देख लेते हैं हम। तो इसके जो गुण हैं, बाल केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, ये जो विधि है ये बाल केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। नवीन भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी विधि है। प्राथमिक स्तर पर उपयोगी विधि है। ठीक है, इस विधि से एक साथ अधिक भाषाओं को सीखने का बंधन नहीं होता है। इस विधि में जो है एक साथ अधिक भाषाओं को सीखने का बंधन नहीं होता है, एक एक करके ही भाषा आप सीखते हैं। ये रोचक विधि है। विद्यार्थी सरलता से नवीन भाषा को सुनना और बोलना सीख जाते हैं इस विधि से। ठीक है, भाषा शिक्षण की अत्यंत सरल विधि है। विद्यार्थियों के मनोबल में वृद्धि होती है इस विधि से और भाषाई कौशल के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब ये तो थे इसके गुण, अब इसके कुछ दोष देख लेते हैं। तो इसके जो दोष है वो है कि कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी विधि है। जो कुछ विद्यार्थी कमज़ोर रहते हैं तो उनके लिए यह विधि अनुपयोगी है। उच्च स्तर पर अनुपयोगी विधि है। ये जो है हाई लेवल पे अगर हम देखें तो ये अनुपयोगी विधि है। इस विधि से व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ दूर नहीं हो पाती है। ये जो विधि है इससे जो व्याकरण से संबंधित हमारी अशुद्धियाँ रहती हैं वो दूर नहीं हो पाती है। ठीक है, इस विधि से विद्यार्थी सुनना व बोलना तो सीख जाते हैं किंतु पढ़ना व लिखना नहीं सीख पाते हैं।
अनुवाद करने की कला का विकास नहीं हो पाता है। अनुवाद करने की जो उनकी कला रहती है उसका विकास नहीं हो पाता है इसमें। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी कथन इस विधि के लिए उपयुक्त है। खर्चीली विधि है। खर्चीली क्यों है? क्योंकि जब अभी हमने देखा था कि इसे किसी चीज़ के माध्यम से भी समझाया जाता है। जैसे कि अभी हमने उदाहरण देखा था कि एक अध्यापक जो है वो पेन को दिखाते हुए, कलम को दिखाते हुए बोलते हैं दिस इज़ ए पेन। तो उस हिसाब से ये खर्चीली विधि है। इस विधि से अध्यापक शिक्षण करने में रुचि नहीं लेते हैं। जो अध्यापक है वो इस विधि से पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल विधि है। भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है। इस विधि से भारत में मानसिक रूप से अंग्रेज तैयार किया जाता है। ठीक है।